अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद ज़ुल्करनैन। आज हम सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले हम इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड का कम्बिनेशन है। वो जो दो हैं हमारे पास, उनमें से पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा हमारे पास स्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस और स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट। तो इस सारे को अगर हम कंबाइन करके पढ़ें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन चार्जेस एट रेस्ट। इसी चैप्टर में अब हम सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे वो हमारा लॉन्ग है कूलम्स लॉ। लेकिन कूलम्स लॉ से पहले हमें 3-4 बेसिक कुछ डेफिनेशंस को समझना चाहिए हमें, जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है कि ये जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस क्या होते हैं, बाद में हम स्टैटिक्स की बात करेंगे। चार्जेस एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल। अगर इंटरनल को हम लें तो ये एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, कुदरती तौर पर, जो किसी भी चीज़ में फिक्स होती है। मतलब या तो रिपेल करेगा या वो अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ये हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों लाइक हो गए, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो अगर नेगेटिव चार्ज ले हम तो ये भी दोनों लाइक चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस लेंगे, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या फिर एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो ये अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब जब ये या रिपेल कर रहे हूँ या अट्रैक्ट कर रहे हूँ, जाहिर है ये कुछ ना कुछ एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या इलेक्ट्रिक फोर्स का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है अभी मैंने आपको बताया। ये फोर्स वो फोर्स होती है जो चार्जेस एक दूसरे पर लगा रहे होते हैं, या अट्रैक्शन की वजह से या फिर रिपल्शन की वजह से। अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे के करीब जब आ रहे होंगे, ये एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। रिपल्शन जब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, जो दोनों पर लाइक चार्जेस होंगे, तब जो फोर्स लगा रहे होंगे वो फोर्स हमारी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगी। अब स्टैटिक्स, शुरू में मैंने आपको बताया स्टैटिक्स मीन एट रेस्ट, स्टेशनरी। जब ये मोशन में नहीं होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पर, नेगेटिव नेगेटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर जो फोर्सेस लगाएंगे वो हमारी फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगी, जब चार्जेस हमारे स्टेशनरी चार्जेस होंगे। इसके बाद हमें पता होना चाहिए स्टेशनरी चार्जेस का, वो मैंने आपको बताया। फिर आते हैं पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? पॉइंट चार्ज एक ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका साइज उनके बिटवीन डिस्टेंस की निस्बत बहुत ही कम होता है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, साइज इंतहाई कम होगा। मिसाल के तौर पर सपोज करें ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है। अब इन दोनों का साइज आप देखें, साइज बहुत कम है, किसकी निस्बत? इनके बिटवीन डिस्टेंस की निस्बत। ऐसे चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट चार्जेस का। तो इस चार्ज को भी नाम दूंगा मैं पॉइंट चार्ज का, इस चार्ज को भी हम क्या नाम देंगे? पॉइंट चार्ज का। क्यों दे रहे हैं इनको पॉइंट चार्ज का नाम? क्योंकि इनका साइज बहुत कम है, किसकी निस्बत? इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उनकी निस्बत बहुत कम है। अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के लिए सबसे पहले आपने इसकी हिस्ट्री लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्सेस लगती हैं, अट्रैक्शन की भी होती हैं, रिपल्शन की भी होती हैं। अब ये फोर्सेस कितना लग रही होती हैं? जो क्वांटिटेटिव मैयर हमें दिया था, मिकदारी मतलब मैयर करके, पैमाइश करके कि कितना लग रही है, कम है या ज्यादा है। क्वांटिटेटिव मैयर हमें सबसे पहले दिया था 1784 में चार्ल्स कूलम्स ने। उसने हमें बताया कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, कूलम्स के मुताबिक कितना लग रही होती है। मैथमेटिकल फॉर्म उसने हमें दी, तो उस मैथमेटिकल फॉर्म या कैलकुलेशन के जरिए हम मेजर कर सकते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना लग रही है उन पर। तो अब इसकी स्टेटमेंट को हम समझते हैं।
द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस अभी मैंने आपको बताया, पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जिनका साइज बहुत कम होता है, इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। कोई से दो चार्जेस लेंगे हम, इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो इन चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब हुआ? मतलब जितना हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ती जाएगी। और है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनवर्स का मतलब होता है एक को इंक्रीज करें तो दूसरी डिक्रीज हो जाती है। तो मतलब अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, डिस्टेंस को मैं डिक्रीज करूंगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। अब जो कॉलम्स लॉ है बेसिकली इसके अंदर दो बातें हैं। एक बात ये कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो चार्जेस की प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्हीं दो बातों को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। फोर्स कौन सी फोर्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके प्रोडक्ट के देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनको मैं इंक्रीज करूंगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज होगी। और ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं डिस्टेंस को डिक्रीज करता हूं तो फोर्स इंक्रीज होगी और अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं तो फोर्स डिक्रीज होगी। अब इन्हीं दो बातों को ना हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें ये मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस Q2। अब आप देखेंगे गौर से ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस मैंने अभी आपको बताया एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये रेड एरो जो आपको नजर आ रहे हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, देखिए दूर चलते जा रहे हैं एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों पर लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है इन दोनों पर। अब ये जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे जाहिर है कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएंगे। वो फोर्स कितना होगी? वो फोर्स इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं डिस्टेंस का स्क्वायर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो फोर्स होती है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। अब इसी बात को हमने यहाँ लिखा, देखें चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर सपोज करें यहाँ मैं अनलाइक चार्जेस लूँ, ये तो लाइक चार्जेस है ना, अनलाइक चार्जेस लें तो देखें ये प्लस Q1 है, ये है माइनस Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अनलाइक आ गए। क्या ये रिपेल करेंगे? नहीं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि दोनों पर अपोजिट चार्ज है। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तब भी ये फोर्स लगाएंगे। कौन सी फोर्स होगी? अट्रैक्शन की फोर्स होगी। यहाँ कौन सी फोर्स थी? रिपल्शन की फोर्स थी। अब यहाँ पर F12 क्या है? ये एक फोर्स है, किस पर लग रही है? जो Q1 पर लग रही है। कौन लगा रहे हैं? जो Q2 लगा रहे हैं। दोबारा से देखें 1-2 F फोर्स है और दूसरी F21। इसको अपने याद ऐसे रखना है, ऑन बाय, ऑन जिस पर, बाय जिसकी वजह से लग रही है। अब किस पर लग रही है? Q1 पर, तो यह आ गया F1 ऑन बाय किसकी वजह से लग रही है? Q2 पर, तो यहाँ आ गया हमारे पास 2 F12 और यह है F21। अब ऑन किस पर लग रही है? Q2 दूसरे चार्ज पर। कौन लगा रहे हैं? चार्ज Q1, तो ये बनेगी हमारे पास F21। ये जो हमारी फोर्सेस हैं और इनके बिटवीन ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर लें या कंपेयर कर लें। ये वाली हमारी लेफ्ट साइड सेम आ जाएगी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बिल्कुल सेम वैसे है, सिर्फ हमने इसको कंबाइन कर दिया। ये इक्वेशन भी हमें बता रही है कि चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को कैंसिल करना चाहें तो यहाँ हम लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
जिसे हम डिनोट करते हैं K से। ये K क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसे हम कूलम्ब कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास K है, अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब K को अगर हम डिफाइन करना चाहें, जो कूलम्ब कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1 कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी कहाँ से निकला हुआ है, परमिटिविटी निकला हुआ है परमिट से। परमिट का मतलब इजाजत देना, कि कोई भी मटेरियल कितना इजाजत दे रहा है कि उसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सके, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके या एक दूसरे को रिपेल कर सके। फ्री स्पेस का क्या मतलब हुआ, फ्री स्पेस का मतलब है चार्जेस के बिटवीन कोई भी मीडियम नहीं है, फ्री है, मतलब कुछ भी नहीं है इन दोनों चार्जेस के दरमियान। तो ये हमारी आ गई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो K है, K दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक हमारे पास है नेचर ऑफ मीडियम, दो चार्जेस के दरमियान हमने कैसा मीडियम यूज़ किया है। दूसरा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हमने यूनिट्स यूज़ किए वो कौन से यूनिट्स हैं। इन दो चीज़ों पर हमारे K की वैल्यू डिपेंड करती है। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो एप्सिलॉन नॉट होती है हमारे पास 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद रखनी है। K की वैल्यू अब क्या बनेगी, जब यहाँ हम K की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाएगी 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो इस K की वैल्यू को भी आपने याद रखना है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को भी आपने याद रखना है। अब अगर हम इस इक्वेशन में K की वैल्यू पुट कर दें तो F इज इक्वल टू K की जगह क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये सेम आ गया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया, ये यहाँ हमने K की वैल्यू पुट की है। इसकी जगह हम 9×10⁹ भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम फाइंड करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अब हम वेक्टर फॉर्म बनाते हैं, मतलब वेक्टोरियल फॉर्म इसकी देखते हैं, डायरेक्शन के लिए हम जाते हैं। तो उसके लिए दोबारा से वही डायग्राम में यूज करूंगा, उससे पहले हमने दो चीजें यहाँ पर देखनी है। कूलम्ब फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, फिर F21 और F12 क्या है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। म्यूचुअल फोर्स पर आते हैं। म्यूचुअल का मतलब होता है बहमी, मतलब एक दूसरे के लिहाज से। अब एक दूसरे के लिहाज से का क्या मतलब हुआ, क्योंकि हम दो चार्जेस ले रहे हैं। अब एक वो फोर्स होगी जो Q1 Q2 पर लगा रहा होगा, दूसरी वो फोर्स होगी जो Q2 Q1 पर लगा रहा होगा। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या नाम देते हैं, म्यूचुअल फोर्सेस का नाम देते हैं। वही हमने लिखा है यहाँ F21। F21 आपने कैसे याद रखना है इसको, ऑन और बाय। तो आप देखें F21 कैसे हम लिखेंगे, एक्सर्टेड ऑन Q2, क्योंकि 2 है पहले, एक्सर्टेड जो लग रही है, किस पर लग रही है, Q2 पर, बाय किसकी वजह से, यहाँ 1 है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा Q1। बहुत आसान, ये दो लफ्ज आपने याद रखने हैं, ऑन बाय। इसके बाद है F12। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्सर्टेड ऑन Q1 जो चार्ज Q1 पर लग रही है, बाय किसकी वजह से, Q2 की वजह से। नेक्स्ट अब वही फोर्स, ये वाली इक्वेशन यहाँ हम दोबारा लिखते हैं। F21 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म अब देखें आ गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यहाँ तक ये वाला सेम। अब ये तो थी सारी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के लिए। अब हमें चाहिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखें यहाँ मैंने लिखा हुआ है R21। अब R21 कहाँ से आया, ये यूनिट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है F21 के लिए, जो किस पर लग रही है, Q2 पर, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ये है हमारी F21 जो यहाँ पर लिखी हुई थी F21। अब इसका देखें पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास बनेगा, वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ये है R21।
ये वाला। नेक्स्ट अगर हम F12 की फाइंड करना चाहें तो F12 के लिए पोजीशन वेक्टर देखें R12 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर। इसको भी आपने सेम उसी तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। यही दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R21। ये किसके लिए आ गया? exerted on Q2 by Q1। नेक्स्ट अब F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12। यह है exerted on चार्ज Q1 by Q2। यहाँ से अभी हमने देखा R21 जो है ये बराबर है R12 के, लेकिन इन दोनों की आप डायरेक्शन देखें, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब एक पॉजिटिव में और एक हमारे पास नेगेटिव में आएगा। R21 इज इक्वल टू माइनस R12, तो इधर मैं R21 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? माइनस R12 यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। F21 इज इक्वल टू, ये आ गया F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहाँ तक से। अब R21 ये था R21, इसकी जगह क्या आ जाएगा? माइनस R12, ये आ गया माइनस R12। नेक्स्ट अब F21 इज इक्वल टू, ये वाला माइनस हम स्टार्ट में लेकर आ गए, बाकी बच गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। माइनस को इधर ही रहने दें। अगर आप इस सारे पर गौर करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12, ये सेम ये इक्वेशन बनी हुई है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर R12, ये किसके बराबर है? F12। तो इस सारे की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? F12। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये आ गया हमारे पास कॉलम्स ला की वेक्टर फॉर्म। नेगेटिव का साइन हमें क्या बता रहा है कि ये दोनों फोर्सेस लग तो रही हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। ये कौन सा लॉ बनेगा? आपको याद आ रहा होगा, ये हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है जो फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या है? अपोजिट, जिसकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव का साइन आया। वेक्टोरियल फॉर्म के बाद नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसके इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम लेकर आएंगे, वो मीडियम रबर हो सकता है, वुड हो सकती है, कोई भी मीडियम हो सकता है, उस मीडियम को अगर हम चार्जेस के बिटवीन प्लेस कर दें तो हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या असर पड़ता है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो अब फर्ज करें ये मेरे पास एक चार्ज है और ये मेरा दूसरा हाथ, ये दूसरा चार्ज है, ये दोनों चार्जेस हैं। आप सपोज कर लें लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस, कोई भी एक आप सपोज कर लें। तो ये हमारे पास दो चार्जेस हो गए, तो ये हमारे पास दो चार्जेस हो गए। एक चार्ज ये है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारे पास चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इनके बिटवीन ये डस्टर जो है ये हमने रख दिया एक मीडियम। अब आप खुद देखें इसको, जब डस्टर आ गया, मीडियम आ गया, पहले की निस्बत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये ज्यादा फोर्स से या रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इनके दरमियान अगर कोई मीडियम आ गया है, मीडियम के प्लेस करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी, चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्शन की हो। कितना कम हो जाएगी? ये कम हो जाएगी बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। मतलब ये वो फैक्टर है मीडियम के डालने की वजह से जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हुई उसको हम किससे डिनोट कर देते हैं? एप्सिलॉन आर से, रिलेटिव परमिटिविटी। अब आप देखें इसको, मैं यहां से रीड करता हूं। इफ एन इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस बिटवीन चार्जेस,
दो चार्जेस हों, उनके दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम हम प्लेस कर दें, इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। तो इसके डालने से जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कम हो जाएगी। कितना कम हो जाएगी? बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जितना कम हो जाएगी। इसी फैक्टर को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसको हम अब मेजर करते हैं। अभी फिलहाल ये इक्वेशन आप F इज इक्वल टू इस प्राइम को रहने दें। F इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये इक्वेशन अभी हम पढ़ के आए। अब मैं इन दो चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम रख देता हूं। उसके लिए हम फोर्स को डिनोट कर देते हैं F डैश से, न्यू फोर्स कि कम हुई है या ज्यादा हुई है उसके लिए। और अभी मैंने आपको बताया कि ये फोर्स रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है? बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। कितना? एप्सिलॉन आर, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर Q1 Q2 और आर स्क्वायर सेम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एप्सिलॉन आर हमने डिवाइड ही क्यों किया? एप्सिलॉन आर को ऊपर हम मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा हमने किया नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है? उसके लिए देखें, अभी ये जो फोर्स है वो इस मीडियम के डालने की वजह से हमने देखा रिड्यूस हो जाती है। तो अब देखें, इसका मतलब इन्वर्स है ना। अगर मैं मीडियम को यहाँ इंसर्ट करूंगा तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर यही चीज यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूं, वो तो फिर डायरेक्ट रिलेशन हमें बता रही है कि अगर यहाँ एप्सिलॉन आर मैं यहाँ लिख दूं, इसका मतलब हुआ ये फोर्स और ये मीडियम एक दूसरे के डायरेक्ट हैं। फोर्स बढ़ेगी किसकी वजह से? मीडियम के इंसर्ट करने की वजह से। क्या ये दुरुस्त है? गलत है। अभी हमने साबित किया कि मीडियम के इंसर्ट करने से फोर्स कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमने लाजमी तौर पर इसको डिवाइड करना है, इनवर्स में लिखना है। इनवर्स का मतलब ही यही है, एक चीज इंक्रीज करें दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ मीडियम इंसर्ट करेंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब F डैश या F प्राइम इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर, ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बिल्कुल सेम इक्वेशन लिखी, सिर्फ हमने 1/एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ हमने 1/एप्सिलॉन आर अलग कर दिया है, बाकी सारा सेम लिखा है। अब F प्राइम इज इक्वल टू, ये जो सारा फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यहाँ पर देखें ये सारा किसके बराबर है? F के बराबर है। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं F, मतलब जब कोई मीडियम नहीं है, किसी हेल्पिंग बुक में यहाँ लिखा होगा F एयर, मतलब फ्री स्पेस, किसी भी मीडियम के लिए नहीं है, वैक्यूम के लिए, ओवर बट्टे में क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर, रिलेटिव परमिटिविटी। यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना चाहें या फार्मूला डिराइव करना चाहें तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F ओवर F डैश। ये F क्या है? फोर्स लग रही है चार्ज पर, जब कब? उनके बिटवीन कोई मीडियम नहीं है, फ्री स्पेस है। और F डैश क्या है? ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन उस वक्त जब चार्जेस के बिटवीन कोई हम मीडियम इंसर्ट कर रहे हैं, कोई मीडियम हमने इंसर्ट कर दिया है। या फिर हम लिख सकते हैं ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम ओवर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं यूनिट होता? क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज के बिटवीन एक रेशो है, इनका कोई यूनिट नहीं लेंगे हम। तो इसमें से अगर हम F की वैल्यू निकालना चाहें, F इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर F डैश। इसका मतलब हुआ जो हमारी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर वैक्यूम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। मीडियम के इंसर्ट करने से जो चार्जेस पर फोर्स लगती है वो कम होती है, बानिस्बत किसके? वो फोर्स जब हमारे चार्जेस के बिटवीन कोई मीडियम ना हो, मतलब वैक्यूम हो। ये हमारा अहम रिजल्ट निकला। अब आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में से कुछ अहम MCQs हैं, वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो वैल्यूज आपने याद रखनी है। लेकिन 2-3 यहाँ पर मैंने लिखी हैं। रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वैक्यूम इज 1। वैक्यूम के लिए हमेशा रिलेटिव परमिटिविटी हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। एंड फॉर एयर इज 1.0006 और हवा के लिए हम लेते हैं 1.0006। फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है ये इनफाइनाइट होती है,
तो ये थे हमारे पास इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अगर हम चार्जेस के बिटवीन कोई भी मीडियम इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगी नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना रिड्यूस हो जाएगी? एप्सिलॉन आर टाइम्स जितना रिड्यूस हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन कूलम्स लॉ। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।